हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेक्चर 1 में हमने देखे इलेक्ट्रिकल चार्जेस, लेक्चर 2 में हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर प्रीवियस वाले। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया उसका थोड़े से ग्लिम्स दे रहा हूं। देखो, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट्स से यहां पर है आपका कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और लेट्स से इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, बैटरी आपको पता है क्या देती है? वोल्टेज, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली बैटरी क्या करती है? करंट जो मूव कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देती है, यहां तक आपको पता है। तो ये कंडक्टर में लेट्स से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, मैं खाली 2-3 ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स है खुद नेगेटिव, राइट। तो बेसिकली वो कहां पर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमें पता है कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल में जो हमारे करंट है वो ऐसा फ्लो करेंगे। बेसिकली फ्लो यहां कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअल फ्लो तो यहां पर हो रहा है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। यहां पर मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं। अब थोड़ी सी बातें याद करो पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ा दो उसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब मैं कितना वर्क कर रहा हूं फॉर अ गिवन चार्ज। मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं इसका मतलब जो भी ये बैटरी है वो ज्यादा वर्क करेगी। ज्यादा वर्क करेगी मतलब ज्यादा चार्ज को उठा के यहां से यहां रखेगी, करेक्ट। अगर ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे इसका मतलब ऑब्वियसली करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चलती है कि इफ वी इंक्रीज डेल्टा वी, अगर डेल्टा वी को इंक्रीज करता हूं, उल्टा भी हो सकता है डिक्रीज करने पे। अगर डेल्टा वी को इंक्रीज करता हूं तो जो हमारा वर्क है वो इंक्रीज होगा, राइट। अगर वर्क इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ चार्ज भी इंक्रीज होंगे, और फ्लो ऑफ चार्ज अगर इंक्रीज हुआ दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग, वो भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर डिक्रीज करूंगा तो डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली। इतना सिंपल मैथ सही है, इतना सिंपल लॉजिक ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक चीज पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्यारा सा, एकदम प्यारा सा, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? चलो देखते हैं। ये स्टार्ट करता है ये एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर का मतलब जो हमारा टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों रहेगा वो भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको पता है हर एक कॉन्सेप्ट हम डिटेल में टच करते हैं। ठीक है, फॉर अ गिवन टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ टर्मिनल is directly proportional to the amount of current flowing through it, या तो flowing through the circuit। मतलब कि क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? देखो, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? डेल्टा वी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब अगर आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल घटाया तो फ्लो ऑफ करंट भी कम होगा। इतनी सिंपल सी बात है जो हमने ऑलरेडी यहां पर समझ ली, यही ओम बोलता है। बट एट ए कंडीशन कि आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे फॉर अ गिवन सर्किट। मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसके लिए चेक कर रहे हो कि ये चीज, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए वो बताऊंगा मैं। ठीक है, और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी या तो फिजिकल कंडीशंस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। एग्जांपल, प्रेशर हो गया आसपास का, ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब कंडीशंस हो गई सब, ये भी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना तो चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है बच्चों, इतनी सिंपल सी बात है। देखो अब थोड़ी मैथमेटिक्स, ये तो कॉन्सेप्ट समझ गया आप, ठीक है कि ये कैसा हुआ। अब थोड़ी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना, मैं थोड़ा मैथ्स की बात करता हूं। मैथ्स होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बोलता हूं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ए को बढ़ाया तो बी भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मैंने ए को कम किया तो बी भी कम होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। ये कैसे रिलेशन है? इलेक्शन अभी गया ना इसलिए थोड़ा सा। ठीक है,
ए और बी किस रिलेशन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, रिलेशन में है। ओके, बट अगर मुझे ये रिलेशन नहीं, मुझे इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी को निकाल के इक्वालिटी रखनी है, ए इज इक्वल्स टू लिखना है, तो एक मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है, इन बी, ऐसा हम लिखते हैं। क्यों? बिकॉज अब ये रिलेशन मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इतनी सिंपल सी बात है, ये मैथ्स है अपना। तो अगर यही चीज है तो यहां पर भी मुझे यही चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये रिलेशन दिया है कि ये बढ़ाने पे ये बढ़ेगा, ये कम करने पे ये कम होगा, बट दिस इज द रिलेशन, वी नीड मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अब कैसे निकाले? तो हम बोलेंगे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, है ना, ए बी सी जो भी रखना है, तो हम लिखते हैं आर इंटू आई, ठीक है। अब देखेंगे आर के बारे में डिटेल में। अभी आपको इतना ही पता है कि मैथमेटिकली आर क्या है? एक कांस्टेंट। बस अभी खाली आपको इतना ही पता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अब तो हम, ठीक है। चलो नोट कर लो। सो प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा ओम्स लॉ, राइट। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? डेल्टा वी इज आर इंटू आई, पर उसको फेमसली रिटर्न है आई आर, है ना। ये बहुत ज्यादा v इक्वल्स टू आई आर, बहुत वर्सेटाइल है इक्वेशन बोलने में, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज दिस डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? फटाफट बोलो। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज भी बोल सकते हो, आपको पता है। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। बहुत बढ़िया। व्हाट इज आई? इट इज द करंट। विच करंट? इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर, ठीक है। आर जो है वो क्या है हमारा? कांस्टेंट। वो क्या है हमारा? कांस्टेंट। और एक्चुअल में उसका नाम है रेजिस्टेंस, जो आप देखेंगे डिटेल में। और ये किस चीज, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है यार। अभी जस्ट मैं खाली बता रहा हूं, इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, तो ये खाली मटेरियल पे अभी डिपेंड करता है, ऐसे समझ लो। बाकी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आर किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सो डेल्टा वी का यूनिट है वोल्ट, आई का है एम्पियर, आर का क्या है? यूनिट नहीं पता अभी, चलो यूनिट भी जाने दो। वैसे अगर यहां से निकालना है यूनिट, तो आर का यूनिट क्या होगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर, है ना। ये वोल्ट अपॉन एम्पियर, बिकॉज आर इज वी अपॉन आई। सो अगर आर का फॉर्मूला देखना है तो वो क्या होगा? डेल्टा वी बाई आई, वोल्ट अपॉन एम्पियर। उसको कुछ बोलते भी है, हम थोड़ा बाद में देखेंगे। सर सब बाद में ही देखोगे? अरे रुक जाओ, फ्लो तो देखो पूरे। इतना बढ़िया डिजाइनिंग है ना ये लेक्चर, एकदम फ्लो देखना खाली एक। और न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे करेंगे हम, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करना है, ये चीजें नोट करनी है। आर डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा वी एंड आई। देखो ये बात समझ के करनी है, खाली रट्टा नहीं मारना है। देखो कैसे, मतलब लेट्स से मैंने एक कंडक्टर ले लिया, एक मटेरियल लिया, लेट्स से कॉपर लिया, और दूसरा एक मटेरियल लिया, वहां पर हमने क्या लिया? सिल्वर ले लिया, ठीक है, गोल्ड ले लिया, सॉरी ये तो गोल्ड होता है ना। ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से ये आर यू होगा, इसका रेजिस्टेंस जो होगा ए यू होगा। तो बेसिकली आर जो है वो तो कांस्टेंट है, जो हमने ही बोला है। अभी हमने बोला कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकली हमें कांस्टेंट चाहिए था। तो अगर ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं डेल्टा वी को चेंज करूं या आई को चेंज करूं, आर चेंज नहीं होना चाहिए बाबा। आर तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना। मतलब ये कॉपर अपने चूज कर लिया कि मैं कॉपर का वायर यूज कर रहा हूं, या गोल्ड का वायर यूज कर रहा हूं, या सिल्वर का वायर यूज कर रहा हूं, तो वो आर तो फिक्स हो गया। हाँ, कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेंथ कितनी ली, एरिया, वो चीजों पे डिपेंड करेगा, पर ये डेल्टा वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। पर सर मैथमेटिकली आर इज डेल्टा वी बाई आई, तो अगर देखो ना, अगर मैं न्यूमरेटर चेंज करूंगा तो ये चेंज हो ही जाएगा ना। ठीक है, देखो आप न्यूमरेटर चेंज करोगे और डेल्टा वी जैसे ही चेंज करोगे ये डिनोमिनेटर भी चेंज होगा, और ये दोनों ऐसे चेंज होंगे कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। एग्जांपल, डेल्टा वी है 4, आई है 2, व्हाट इज द रेशियो? 2, ठीक है, ये रेशियो 2 है, दैट इज रेशियो इज आर। आप बोले सर मैं ये 4 को चेंज करता हूं, चलो मैं 8 कर देता हूं, चेंज कर दे, देखो सर चेंज, तो आई भी चेंज होगा, और आई क्या बन जाएगा? 4। अभी भी रेशियो क्या है? 2, देखो 2 4 जा 2 2 जा 4, और ये क्या हो? 4 2 जा 8। अगेन द रेशियो इज टू आर, तभी कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, आर कब चेंज होगा? जब आप मटीरियली चेंज कर दोगे। इज दिस क्लियर? तो आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेल्टा वी एंड आई, आर इज इंडिपेंडेंट। तो सर किस पे डिपेंड करता है? अभी के लिए समझ लो मटीरियल पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद भी कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा, पर अभी मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो आर इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। आई होप दिस पार्ट इज वेरी 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 मच क्लियर। पर सर कहीं कहीं पर हमने पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, टीचर ने भी पढ़ाया है क्लास में, कि करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। हाँ, वो रिलेशन यहां से आया, आई को ऊपर लेके जाओ, आर को नीचे लेके चले जाओ।
यहां पर लेट्स से कीप डेल्टा वी कांस्टेंट, ये मैथमेटिकली चीज कर रहे हैं। तो सर फिर तो अगर मैं आई चेंज करूंगा तो आर चेंज हो जाएगा मेरा। हाँ जी चेंज होगा, पर ये कब होगा? देखो एकदम कॉन्सेप्चुअली, गलती मत करना, एकदम कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखो यहां पर आपने यहां पर कॉपर वायर लिया, आपने एक गोल्ड का वायर लिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, देखो एकदम प्यार से, इसको भी एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। और यहां पर आपने वोल्ट रखा लेट्स से 2 वोल्ट, और यहां पर वोल्ट क्या रखा? 2 वोल्ट। यू आर नॉट चेंजिंग, वोल्ट यू आर नॉट चेंजिंग। अब इसका एक रेजिस्टेंस होगा दैट इज आरसीयू, मतलब कि इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा आरसीयू, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आरएयू, मतलब गोल्ड के लिए। वो मटेरियल के साथ आ गया, वो डेल्टा वी क्या है उस पर डिपेंड नहीं कर, वो मटेरियल के साथ आ गया, वो है उसके पास। अब करंट को फ्लो होना है। सर पोटेंशियल से में तो करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि यहां पर आर चेंज हो गया, मटेरियल चेंज कर दिया, तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा, और यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा। नाउ बिकॉज रेजिस्टेंस इज लो, गोल्ड बहुत अच्छा मटेरियल है करंट फ्लो करवाने के लिए, तो आइडियली जो हमारे वायर्स है वो गोल्ड के होने चाहिए, सिल्वर के होने चाहिए बेसिकली। पर यार भाई सिल्वर और चांदी के सोने के वायर लगा देंगे तो आज लगाएंगे, कल छोड़ो रातों रात गायब हो जाएगा, है ना, चोरी हो जाएगा। दैट्स द रीजन कि हम एक चीप मटेरियल करते हैं यूज, कॉपर। सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोला जाता है, बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। अभी रेजिस्टेंस के बारे में इतना जाने नहीं हो, अभी थोड़ा आगे लेक्चर जाएगा फिर डिटेलिंग मिलेगी, पर ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। कॉपर इज अ चीपर अल्टरनेटिव, चीपर बेस्ट अल्टरनेटिव आई कैन से इट इज अ बेस्ट, मतलब टू यूज इन द वायर्स। बेस्ट तो सिल्वर गोल्ड होगा, पर वो तो यूज नहीं कर पाएंगे हम, तो हम चीपर अल्टरनेटिव देखते हैं, दैट इज अ कॉपर। ओके, अब देखो यहां पर, अब मुझे पता है कि कॉपर और गोल्ड या सिल्वर, ये सिल्वर भी हो सकता है ना, सिल्वर भी हो सकता है, इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस लो है? रेजिस्टेंस लो है तो हम बोलेंगे इसका लो है। ये मटेरियल प्रॉपर्टी आपको बोल देता हूं, किसका लो है, इसका थोड़ा हाई होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस हाई है। हमें पता है ये रिलेशन डेल्टा वी इज आई आर, डेल्टा वी तो आई और आर, देखो डेल्टा वी कांस्टेंट रखा है, वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट रखा है, तो आई कैसे प्रोपोर्शनल होगा? आर से। तो बिकॉज यहां पर आर ज्यादा है कंपेरेटिवली यहां पर, तो यहां जो करंट फ्लो होगा वो लो होगा कंपेरेटिवली, और जो यहां पर करंट होगा फ्लो होगा हाई। और यही कॉन्सेप्ट को ये क्वेश्चन जस्टिफाई करता है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। तो आर आई से चेंज नहीं हुआ, आई आर से चेंज हुआ, क्योंकि आपने मटेरियल चेंज कर दिया। आर तो कांस्टेंट है, वो तो खाली मटेरियल पे डिपेंड करता है। भाई साहब समझे कि नहीं? एकदम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं डिटेल में, मजा आ रहा है? अगर नहीं समझा एक और बार देख लेना ये वाला पार्ट, बाकी तो मैंने डिटेल में समझा दिया है। एक और बार रिपीट करूंगा, वीडियो लंबा बनेगा, बच्चों लोग बोर कर रहे हो सर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो एक ही चीज याद रखनी है, व्हाट इज ओम्स लॉ? डेल्टा वी इज आई आर। सर क्या कंडीशन है इसकी? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, बाकी फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट, तभी इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये इक्वेशन में डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बी आई इज करंट, व्हाट इज आर? आर एक कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज करोगे तभी वो चेंज होगा। डेल्टा वी आई चेंज करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर पे। हाँ, आर चेंज कर लोगे, मटेरियल चेंज करोगे तो आई पे फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, आई पे फर्क आएगा, क्योंकि मटेरियल चेंज कर दिया तो करंट फ्लो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यही रिलेशन से, अगर डेल्टा वी कांस्टेंट रखा या नहीं भी रखा तो आप यहां पर डेल्टा वी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर डेल्टा वी कांस्टेंट था कि इजी समझने के लिए, तो आई कैसे रिलेशन में? आर से इनवर्सली। ठीक है सर, इनवर्स रिलेशन क्यों? ठीक है, कॉन्सेप्ट मेथड समझ में आ गया, मैथमेटिक्स समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझाने के करंट और आर इनवर्सली क्यों है उसका भी फील मिलेगा। रेजिस्टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा, बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है, तब उसका भी फील मिलेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ने पे करंट क्यों कम हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। कॉपी दिस बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। व्हाट इज ओम्स लॉ? जल्दी जल्दी बोलो, ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ इज डेल्टा वी, या वी भी लिखते हैं कभी कभी बुक्स में, वी भी चलेगा, वी इक्वल्स टू आई आर, बट आपने कॉन्सेप्ट देखा वी कभी होता नहीं, डेल्टा वी होता है, पर ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट आपको पता है। वी इक्वल टू आई आर। क्या कंडीशन है सर? हमें पता है सर, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ, जरूरी नहीं कि हर मटेरियल फॉलो करे, हर कंडक्टर फॉलो करे, जरूरी नहीं है, कुछ ही कंडक्टर फॉलो करता है। देखो, कंडक्टर दैट फॉलोज द ओम्स लॉ, कंडक्टर्स जो फॉलो करे किसको? ओम्स को। जो ओम्स को फॉलो करे उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर, है ना, ओमिक कंडक्टर। जो फॉलोवर्स आर कॉल्ड ओमिक, जो इसको फॉलो करे ना, ये फॉलोवर्स उसके, तो ओमिक, ओम है तो ओमिक। क्या सर तो सब फॉलो नहीं करते, मतलब पूरी दुनिया में नहीं कर? अरे भाई, ऐसा हो सकता है कि एक बंदे को, एक चीज को पूरी दुनिया फॉलो करे, ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या ही है, ऐसा नहीं होता ना।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही कंडक्टर्स है, कुछ कंडक्टर्स कर, इंसुलेटर की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो उसमें तो करंट ही पास नहीं होगा, क्या ही कंडक्टर्स की बात करें। कुछ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, हाँ बहुत सारे करते हैं, बहुत, अब बहुत सारे में मैं 80-90% बोल सकता हूँ, ठीक है। बट ये डेटा बिल्कुल एकदम एब्स्ट्रैक्ट डेटा है, ऐसा मन में आया बोल दिया, ऐसा है मन में आया मतलब जितना मैंने क्वेश्चंस देखे, कितना मैंने पढ़ाई किया उसके हिसाब से, बाकी कोई रिजिड कोई रिसर्च डेटा नहीं है, ठीक है। ये फीलिंग वाला डेटा है, फील्ड फिजिक्स पे फीलिंग वाला डेटा है, ठीक है। कंडक्टर फॉलोज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो फॉलोवर नहीं है, नहीं फॉलो करते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन, किसको फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को, ठीक है, ओम्स लॉ, बाबा ओम्स, इसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। सर कोई एग्जांपल्स दे दो ताकि हम समझ जाए। हाँ जनरली ये मेटल्स जो होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं लो करंट, जिसमें लो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें लो करंट, अमाउंट ऑफ करंट इज वेरी वेरी लो, 1 2 3 एम्पियर, ज्यादा नहीं। हाँ बहुत हाई एम्पियर करंट फ्लो होगा तो दोज आर नॉन ओमिक मटेरियल्स, मतलब कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अगर एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो एग्जांपल एक कॉपर ले लो, कॉपर अच्छा कंडक्टर है, ओमिक मटेरियल है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर दोज आर दी ओमिक मटेरियल्स, उसमें ये फॉलो होता है। पर अगर सेमीकंडक्टर्स लोगे, सेमीकंडक्टर्स दोज आर नॉन ओमिक मटेरियल्स, उसमें ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। दूसरा गैसेस, अगर गैसेस में से करंट पास किया तो ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। तीसरा कंडक्टर्स जिसमें बहुत हाई करंट फ्लो हो रहा हो, उसमें भी ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो दोज आर दी ओमिक मटेरियल्स, ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। कॉपी दिस। So बच्चों now we are going to see a very very important thing, that is the graph between potential difference and current। एकदम डिटेल में फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा आपको। सर कॉन्सेप्ट ठीक है, ये पूरी सीरीज ही कॉन्सेप्चुअल बेटा। हाँ आएगा वन शॉट वीडियो जो हम 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर धड़ाक से निकाल देंगे। मैंने बोला ना डिजिटल बोर्ड पे होगा, तो व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा टाइम लैग होता है, क्योंकि लिखना करना बहुत सारा आएगा, थोड़ा टाइम लेगा। अभी ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मंथ आएगा, टाइम लेगा। चलो यहाँ पर आ जाओ। सर 2 चीज का ग्राफ बनाना है तो यहां पर हम लिखेंगे v या i, क्या लिखे पता नहीं चल रहा। देखो यहां पर आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब कि लेंथ मास टाइम, जो जिसकी यूनिट किसी पे डिपेंड ना करे। तो करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट फंडामेंटल क्यों, क्योंकि जो एम्पियर है वो किसी और से नहीं बना। ऐसे नहीं बोल सकते एम्पियर इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा कुछ नहीं, एम्पियर इज एम्पियर। हाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज वोल्ट, यूनिट वोल्ट, वो किससे बनी है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन इज जूल, जूल किससे बना, न्यूटन और मीटर से। मतलब कि बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट में जा सकते हैं। मतलब कि डेल्टा वी जो उसका जो यूनिट है वोल्ट, वो डिराइव्ड यूनिट है, ये बहुत सारी यूनिट्स पे डिपेंड करता है। ये मोशन चैप्टर में बहुत डिटेल में ग्राफ मैंने पढ़ा है। अगर आपने ग्राफ ये समझ, अगर ये ग्राफ को सच में एकदम डिटेल में समझना है ना कॉन्सेप्चुअली, तो मोशन वाली वीडियो है ना मेरी ग्रेड 9 की, उसमें ग्राफ चैप्टर पढ़ लेना। एक लेक्चर है, खाली एक लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना 2x पे, और ग्राफ देख लेना। थोड़ा भी देख लोगे ना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर समझ जाओ, पर एक बार देखोगे तो बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल, यहाँ पर नॉन फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। चलो तो आइदर डेल्टा, कोई रूल नहीं यहाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वो यहाँ पर कर दे इंटरचेंज, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट प्रायोरिटी है कि करंट को यहाँ रखो, डेल्टा भी को यहाँ रखो, अच्छा रहता है। चलो बढ़िया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये करने के बाद हम फाइंड करते हैं स्लोप। आपको पता है स्लोप क्या है, y क्वांटिटी अपॉन x क्वांटिटी। सर कैसे, ग्रेड 9 वीडियो देख लेना, पर देखना पड़ेगा यार, क्या करो अभी। y अपॉन x, y मतलब ये वाली क्वांटिटी है ना, ये तो x वाला क्वांटिटी अपना, और ये वाला y वाला क्वांटिटी। y क्या है बच्चों, वोल्ट, डेल्टा v, ठीक है। और x पे क्या है, करंट। व्हाट इज डेल्टा v बाय i, अभी तो हमने देखा डेल्टा v इज IR। अच्छा डेल्टा v इज IR, तो डेल्टा v बाय i क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाय i होगा R, करेक्ट। यहां से हमने देखा कि डेल्टा v बाई आई क्या होगा, R। अभी तक हमें R इतना ही पता है कि एक कांस्टेंट है सॉरी एक कांस्टेंट है, और वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। बस हमें इतना ही पता है, एक कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन मटेरियल है ना, फॉर अ गिवन मटेरियल इट इज अ कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन मटेरियल इट इज कांस्टेंट। जो एक्सपेरिमेंट का ग्राफ बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के साथ बना, ऐसा नहीं कि बीच में गोल्ड यूज किया फिर सिल्वर यूज किया, फिर ऐसा नहीं, एक ही मटेरियल के साथ कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप अगर कांस्टेंट, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, सर भूल गए, ISL, दैट इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सर नहीं भूल गए हम तो, कैसे याद दिलाए। देखो डेल्टा v इज प्रोपोर्शनल टू i है ना, देखो मैथमेटिकली देखो,
सर वापस करवा रहे हो? हाँ जी सर, हमें कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट ग्राफ बता दो। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्सेप्ट तो है पूरी जिंदगी। डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, हमें सबको पता है, ठीक है ठीक है। या तो हम बोलते हैं डेल्टा वी इज आई इंटू आर, ये भी पता है। व्हाट इज डेल्टा वी? वाई एक्सिस। तो हम बोलेंगे डेल्टा वी क्या है? वाई एक्सिस। आई क्या है? आई कौन से एक्सिस पे? एक्स। आर क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं एम बोल देता हूं, प्लस जीरो लिख लो, कोई प्रॉब्लम? तो ये इक्वेशन कौन सी होगी? चलो सी बोल देता हूं, ठीक है। व्हाट इज वाई? डेल्टा वी। एक्स क्या है? आई। कांस्टेंट क्या है? आर, प्लस जीरो। सी क्या है? जीरो। तो वाई एक्स एम प्लस सी, या तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है? सर जी लाइन की इक्वेशन है। इसमें सी होता है वाई इंटरसेप्ट, और वो है जीरो। वाई इंटरसेप्ट वो है जीरो। सर आपने ये पढ़ाया नहीं? ठीक है देख लो, पढ़ा रहा हूं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। वाई इक्वल टू जीरो, इसलिए मैंने बोला ग्राफ आईएसएल आएगा, ठीक है। और स्लोप क्या है? आर, और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। आर की वैल्यू पॉजिटिव है। आर की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव थोड़ी होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वैल्यू आर नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चलो, तो अगर ऐसा है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? अगर इंटरसेप्ट जीरो, वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि वाई पे कहां पर टच करेगा, वाई की एक्सिस पे कहां टच करेगा? जीरो पे, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्लोप देखो, स्लोप को हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। अगर काउंटर मैक्सिमम 90 होता है, 90 पे रुक जाना होता है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज गए तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव बोलते हैं। या तो फिर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज 90 से मोर देन चले गए, 90 को क्रॉस कर दे, इसका मतलब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्लोप होगा नेगेटिव। ये सब बातें मैंने ग्राफ में कर दी है, बहुत सारी। हमारा स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए हम यहां से थोड़ा सा स्लोप मार देंगे, खचाक 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 खचाक। अच्छा, स्लोप क्या है हमारा? स्लोप इज क्या है? क्या है? क्या है? एम। एम मतलब आर, ठीक है। तो मतलब 2 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ पर, तो 2 पॉइंट से हमारा ग्राफ पास होगा। स्टार्टिंग में मैं क्लिक डॉट डॉट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जीरो पे, करंट जीरो, तो कोई ग्राफ का सेंस नहीं बनता, पर ग्राफ ऐसा स्टार्ट होगा। इसलिए ग्राफ कैसा आया? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट ले लो, देखो ये पॉइंट ले लो, इस पर स्लोप फाइंड करो। स्लोप क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन मारो और एंगल फाइंड करो। ये एंगल क्या होगा? यही, ये जो एंगल होगा यही एंगल। अरे देखो ना भाई, ये लाइन पैरेलल, ये स्ट्रेट जा रही है, तो ये जो एंगल होगा, सो ये तो बड़ा दिख रहा है, अरे भाई दिखने में बड़ा, एंगल सेम ही होगा। यहाँ जो एंगल है वो यहाँ पर होगा, मैथमेटिक्स। और जो स्लोप है हमारा वो क्या है? रेजिस्टेंस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I इन डिटेल विद मैथमेटिक्स। आपको चाहे तो ये याद रख लो, पर चाहे तो ये कॉन्सेप्ट सीख लो, और डेप्थ चाहिए तो वाली मोशन वाली वीडियो देख लो। ओके चलो ठीक है, बहुत हो गया। हाँ हाँ सर बहुत हो गया, ठीक है। चलो, ये है मटेरियल ओमिक के लिए, ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। ऐसा क्यों सर? ये ग्राफ किसके लिए? सिर्फ ओमिक के लिए, ओमिक मटेरियल। अगर ये नॉन ओमिक होगा ना तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ कुछ कर्व होगा, कुछ रैंडम ग्राफ होगा। फॉर ओमिक मटेरियल ओनली। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो इक्वेशन यूज किया है, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये इक्वेशन यूज किया है। तो ये अगर यूज किया है, देखो ना कैसे यूज किया, डेल्टा वी बाई आई हमने आर माना। क्यों माना? ये इक्वेशन यूज किया। इस इक्वेशन की जो कंडीशन है वो तो लगेगी ना, तो ये कंडीशन किसकी है? ओमिक कंडक्टर। तो ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक के लिए सर कैसा है? मैंने बोला कर पता नहीं, रैंडम, ठीक है। पढ़ाऊंगा 11 12 का पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। चलो ये कॉपी कर। सो बच्चों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस, जो मैं बार बार बोल रहा था आपको कि बस थोड़ी देर में आपको पता चल गया, वो थोड़ी देर आ गई। तो क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेगी? अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी? अपोज करेगी फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्जेस। बेसिकली वो चार्ज जा रहा है, बोलेगा नहीं बच जा दो, तो रुक जा, अपोज करेगी। रेजिस्ट, अरे नाम ही क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें। किसके लिए रुकावट है? नाम क्या है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है। किसके लिए रुकावट है? करंट के फ्लो को। किसके लिए रुकावट है? फ्लो ऑफ करंट को। मतलब करंट जा रहा होगा, रेजिस्टेंस बोलेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, ठीक है, पर वो जाता है। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा। बट ज्यादा रेजिस्टेंस है तो रुक रुक के जाएगा, करंट कम, करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसीलिए अगर आर बड़ा, मतलब क्या आपने मटेरियल चेंज, आर ऐसा ही बढ़ता है, मटेरियल आर बढ़ता है खाली मटेरियल चेंज करके। आर बढ़ता है मटेरियल चेंज करा के, नहीं करके करके करके। सर क्या कर रहे हैं? करके, ठीक है। आर बढ़ा तो हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या होगा? कम। इसीलिए देखा हमने वो रिलेशन देखा था, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमने देखा था, है ना, वो भी जस्ट पहले। और मैंने बोला था कि ये समझेगा आपको आगे, ठीक।
सर ये क्यों अपोज करता है? तो ये अपोज करता है, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसको किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा ना। हाँ जी, डिपेंड करता है। फैक्टर समझ लोगे ना तो थोड़ी और डेप्थ मिलेगी, बस थोड़ा और रुक जाओ। फैक्टर्स के लिए तो पूरी डेप्थ मिलेगी, उसके बाद डेप्थ ही डेप्थ, खत्म, रॉक बॉटम पे पहुंच गए। ठीक है, चलो ठीक है। इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। यूनिट सर यूनिट करवा लो फटाफट, थोड़ा सा फास्ट करे, बहुत स्लो जा रहे हैं। नहीं, अच्छे से जा रहे हैं। क्लास में भाई, क्लास में होते ना इतनी मस्ती करवाता हूँ, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, मस्ती उठती है यार। मतलब आपने कभी मेरा लाइव क्लास शायद देखा भी होगा, शायद नहीं भी देखा होगा, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, है ना, तो वो अलग ही बात होती है। ऑब्वियसली मैं भी यहाँ बिल्कुल ट्राई करता हूँ कि आई फील इट कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं ट्राई करता हूँ इंटरेक्ट करने का। बट एक फिजिकल क्लास की बात अलग होती है ना, कि मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, जोक्स बन रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज आप करते हो उस पर मेरे जोक इंस्टेंटली आ गए, ठीक है ना। अभी जस्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कुछ बन गया, ह्यूमर आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो अलग होता है, बट आई एम ट्राइंग योर बेस्ट कि यहाँ पर पूरा लाइव क्लास बनाए, ठीक है। शायद एक दिन मौका मिला तो हम सब लाइव क्लास में बैठेंगे, मतलब आप और हम, जितना आप एक्साइटेड रहोगे उतना ही मैं भी हूँ कि आपसे मिलूं, है ना। चलो देखते हैं फ्यूचर में। यूनिट पे आते हैं। यूनिट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है सर? ओम्स लॉ से हमें पता है, डेल्टा वी अपॉन आई। सर ये कैसे है? डेल्टा वी आई आया तो आई नीचे ले गए यार, ठीक है ना, इतना सिंपल सी बात है। तो डेल्टा वी, अरे यूनिट मिलता है खाली फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला पहले लिखा। डेल्टा वी का यूनिट होता है वोल्टेज, दैट इज वोल्ट। आई का होता है एम्पियर, है ना, दैट इज वी अपॉन ए। और इसी को हम बोलते हैं ओम 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 ओम। चलो ओम्स बोलते हैं, ठीक है। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। ओम्स लॉ से आया है ना, ओम्स जो बंदा था, जिस बंदा क्या साइंटिस्ट है क्या बोलते, तो यूनिट क्या है अपनी रेजिस्टेंस की? ओम। उसका सिंबल है ये वाला, ठीक है। सर ये तो ओमेगा का सिंबल है ना, ओम का। एक बहुत बड़ी घड़ी की ब्रांड है ओमेगा, उसका भी सिंबल यही है, ओमेगा, ठीक है। और ओम्स है, ठीक है, इसका मतलब है ओम्स। ऑलराइट, सो ये मटेरियल प्रॉपर्टी, चलो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहले ये लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। सो बच्चों, नाउ वी विल सी द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस दैट इज आर डिपेंड्स ऑन। सबसे पहले डिपेंड करता है वो आपकी लेंथ पे, आपकी नहीं मतलब कंडक्टर की लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसमें से ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। सर कैसे डिपेंड करता है? मतलब लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, एक हम मटेरियल लेते हैं, मटेरियल सेम रख रहे हैं, ठीक है, कॉपर या गोल्ड, मटेरियल दोनों का सेम, तभी हम सर सेम क्यों रखा है भाई? तभी तो कुछ कंपेयर कर पाएंगे। अगर अलग अलग रखा तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे? देखो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? चार्जेस। यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ निकल गए, यहाँ से फ्लो यहाँ निकले, ठीक है। अब रास्ते में क्या आएगा? रास्ते में आएंगे कर्नल्स। कर्नल्स मतलब एम्प्टी एटम्स, जहां से इलेक्ट्रॉन हम छोड़ के, जो गलियां छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, है ना। अरे जो शेल, जो वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गए, तो एम्प्टी एटम्स रहेंगे ना। एम्प्टी मतलब कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से रहेगा ही, मतलब एम्प्टी शेल वाले एटम्स। तो उसके साथ क्या करेंगे? भिड़ जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। यही तो रेजिस्टेंस है, यही तो रुकावट है। तो रुकावट है और कौन है? रुकावट है मतलब कुछ और थोड़ी ना है कि सर कुछ और अंदर जादुई चीज चली गई जो रुकावट है। रुकावट है मतलब जितना लंबाई है हडल से बेसिकली, है ना। अगर लेट से मैं यहाँ से एक रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ नंगे पैर, तो मेरे लिए रुकावट है क्या? पत्थर जो नीचे लगेंगे मुझे पैरों में। तो जितना ट्रैवल ज्यादा करूंगा पत्थर उतने ज्यादा लगेंगे, उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब कष्ट ज्यादा यहाँ होगा या यहाँ पर? यहाँ पर ज्यादा होगा, जहां पर लंबाई ज्यादा है, लेंथ एल है, लेट से यहाँ पर लेस देन एल। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ सर अरे एरिया, जब एरिया बोलूं ना, एरिया किसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया मतलब बहुत सारे एरियाज होंगे, देखो बताता हूं। तो यहां पर कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। उसको हम प्यार से क्रॉस सेक्शन को ना मैं ऐसे लिखता हूँ, सी और ये स्लैश किया और एस लिखा, ठीक है, ये वाला। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे रे रे बाबू, अच्छा इसका लेंथ इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। बहुत बढ़िया। अब ये कैसे करें? देखो यार सर, देखो समझाओ ये भी। ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, दूसरा भी कंडक्टर है उसकी लेंथ एल है, और सेम मटेरियल का है। सर सेम लेंथ रखी आपने, क्योंकि मैं एरिया कंपेयर कर रहा हूँ ना। देखो एरिया कौन सा? एरिया बहुत सारे हो सकते हैं। देखो फील करो यार, फील करो, फील। ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर, वायर है ना। सर तब पतला होता है, मैं थोड़ा मोटा बनाता हूँ, तब मोटा वायर। तो एरिया देखो, ये वाला भी एरिया है, ये भी एरिया है, यहाँ पर भी एरिया है, तो बहुत सारे एरिया है। हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? जहां से चार्ज फ्लो हो रहा है। अब फील करो, देखो ये बॉटल ले ली वापस, जो लास्ट क्लास में समझाया था ना, ये बॉटल
ये वायर, अब दिख रहा है ये वायर, ये वायर है ना, ये वायर। तो चार्ज कैसे जा रहे हैं, देखो चार्ज ऐसे जा रहा है ऐसे, तो चार्ज के लिए एरिया ये वाला हो गया, समझे कि नहीं, ये वाला एरिया हो गया, ये दरवाजे से जा रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। देखो काट लिया, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, तो ये वाला एरिया से चार्ज जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये एरिया मैटर करता है। ओके, बहुत बढ़िया जी। तो हमारे लिए कौन सा एरिया मैटर करता है, ये वाला, देखो। हाँ हाँ हाँ, ब्लैक लेते हैं, चलो समझ गए ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मुझे बताओ, यहां पर एरिया बड़ा है, यहां पर एरिया छोटा है, लेट्स से ये एरिया ए है, यहां पर क्या लेस देन ए। अगर एरिया बड़ा है तो क्या होगा, चार्ज को फायदा होगा, ज्यादा चार्ज जा सकता है ना, ज्यादा ज्यादा चार्ज जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ज्यादा बड़ा एरिया होगा, आप खुद ही फील कर रहे हो ना, एरिया बड़ा है, ज्यादा चार्ज, एरिया छोटे 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 चार्ज नहीं, कम कम चार्ज, ठीक है ना। तो यहां पर हमें एक बात पता चल गई कि रेजिस्टेंस क्या है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों ऐसा, क्यों, रेजिस्टेंस कहां से आ गया बीच में, अरे भाई एरिया बड़ा हुआ, चार्ज ज्यादा गए, चार्ज ज्यादा गया मतलब करंट का फ्लो ज्यादा हुआ, करंट का फ्लो ज्यादा हुआ मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ। समझे कि रेजिस्टेंस कम करना है या बढ़ाना है तो एरिया ऐसे कम करता है, अगर मतलब रेजिस्टेंस को कम करना है तो एरिया बढ़ा दो, अगर जो आपका जो वायर है उसका एरिया बढ़ा दे, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, मजा आ गया। थर्ड वन इज मटेरियल पे डिपेंड करता है जी, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। सो थर्ड फैक्टर इज मटेरियल। अच्छा मटेरियल कौन सा है सर, सिल्वर है ना, कॉपर, गोल्ड, ऑल दिस आर गुड कंडक्टर्स। हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर सब स्टार्टिंग में ही देख लिया। इसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा फ्लो करेगा मतलब ऑटोमेटिक आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे नहीं सर, अभी अरे आई से आर कम नहीं हुआ, आई से आर कम नहीं हुआ, ये मटेरियल प्रॉपर्टी की फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई से कोई लेना देना नहीं कि करंट से आर कम हुआ, आर तो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, अगर गंदा मटेरियल है, लेट्स से है ना, आपने अलॉयज बना दिया, ठीक है, या फिर कुछ और मटेरियल, इंसुलेटर टाइप मटेरियल डाल दिया, तो डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है। सो दिस आर द थ्री फैक्टर्स। अभी मस्त लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बाकी है, दैट इज द हीरो फैक्टर, दैट इज, थोड़ा देर रुक जाओ, पहले लिख लो यार। सो बच्चों, द हीरो फैक्टर जो जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर टी। सर तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बढ़ाने पे क्या होगा, घटाने पे? देखो मैं बता रहा हूं, मैं तीन मटेरियल्स को अलग अलग क्लासिफाई कर रहा हूं। देखो तीन मटेरियल, तो फर्स्ट मटेरियल इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी सपासप फ्लो करवाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ज्यादा है ना, ज्यादा है। दूसरा मटेरियल लेंगे सेमी कंडक्टर्स, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमियां है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेस। थर्ड वन इज इंसुलेटर। अरे भाई इंसुलेटर क्यों लूंगा जहां से करंट फ्लो नहीं होता, पागल। अलॉयज, आप नहीं पागल, मैं पागल, ठीक है। अलॉयज, अलॉयज का मतलब लेट्स से आई टेक निक्रोम अलॉय, निकल क्रोमियम अलॉय, ठीक है, जो हमने बनाया है। इट इज लाइक वी हैव इन्फ्यूज्ड टू और मोर देन टू मेटल्स टू get some desired properties to, so हमने ये अपने खुद बनाया, लैब में बनाया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सर कैसे टेम्परेचर, हाँ जी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पर मटेरियल पे देखते हैं। देखो अब कंडक्टर पे देखो, फर्स्ट वन, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ कोलिजन। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशन जो है मटेरियल का वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर वाइब्रेशन है ना, सर टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, तो पहले मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अरे एनर्जी बढ़ गई ना, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन बढ़ा। अगर वाइब्रेशन बढ़ा तो कोलिजन बढ़ा, कोलिजन मतलब टकरावट। अरे देखो ना, ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम करके एक चीज होती है, उस पे चेंज, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन बढ़ा, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ा, कोलिजन बढ़ा, कोलिजन एटम्स के कोलिजन बढ़े, कोलिजन बढ़े मतलब कि रुकावटें बढ़ी ना। अरे देखो ना, पहले चार्ज आ रहा था, जा रहा था, अब वाइब्रेशन और टकरा के जा रहा है, टकराए जितना तो उतना रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया।
तो इन कंडक्टर बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। दैट इज द कंक्लूजन। ठीक है, उसको थोड़ा रेड में लिख लेते तो सर सही रहता, बट ठीक है, कोई नहीं। ओके, लेट्स गो फॉर दी सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, अरे वाइब्रेशन बढ़ता है, ऐसा नहीं, वाइब्रेशन ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशन बढ़ता है, पर यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो किससे कोलाइड करेगा, किससे कोलाइड करेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं सर? आपके एटम का लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब उसको एनर्जी दी कि तेरे पास एनर्जी आ गई, तू घूम रहा है जो एटम की गोल गोल, अब तेरे पास ज्यादा एनर्जी है भाई, तू उसको एस्केप करके भाग जा। ठीक है ना? अरे इलेक्ट्रॉन्स भूखे होते हैं, टेम्परेचर इज लाइक पैसा, पैसों के भूखे, जैसे पैसा दिया घर छोड़ के भाग गए। ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, वाइब्रेशन बढ़ता है, पर पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम है, वो ही बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ गए तो करंट जो फ्लो हो रहा था, नंबर ऑफ चार्जेस वही बढ़ गया, करंट फ्लो हो गया, मतलब ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सर। कंडक्टर्स में, ये किसके लिए, कंडक्टर्स है ना, ये कंडक्टर्स के लिए है। आपके सिलेबस में शायद यही दिया है कंडक्टर्स के टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्यों ऐसा होता है। सर तो यहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, अरे बढ़ते हैं भाई, पर दिस इज मोर डोमिनेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले बहुत ज्यादा थे तो ये डोमिनेट करता है। यहां पर वाइब्रेशन नहीं होता, यहां पर वाइब्रेशन भी होता है, दोनों चीजें होती है, दोनों चीज, वाइब्रेशन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, बट यहां डोमिनेट कौन करता है, ये वाइब्रेशन वाला, मतलब कोलिजन ज्यादा हो रहा है। यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना। ठीक है, चलो अल्लाह सर इसमें क्या होगा, अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, दे आर कांस्टेंट। क्यों सर? ये हमने बनाया, हमने एक मटेरियल ऐसा बनाए ताकि हम लैब में एक्सपेरिमेंट करें, तो हमारा जो मटेरियल है अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो हमारे रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं आने चाहिए, अगर इसमें चेंज आए तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल हो जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। अब नेचुरल मटेरियल तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसा चीज करेंगे, वाइब्रेशन बढ़ा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे। तो हमने खुद एक मटेरियल बनाया जो निकल, क्रोमियम या बहुत सारे मटेरियल बन सकते हैं मटेरियल साइंस में, तो जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे आर कांस्टेंट होता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो ग्राफ्स देख लेते हैं, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एक बार कॉपी कर लो। सो बच्चों नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक बनाते हैं कंडक्टर्स के लिए, एक बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, एक बनाते हैं अलाय के लिए। हमें पता है इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ आई, देखो यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है सर? इन कंडक्टर्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। ओके, तो सर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा सर जी, है ना। अब सर ये कौन सा पैराबोला हाइपरबोला नहीं बता सकता, डिपेंड करेगा, बता बस खाली इतना पता कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या होगा सर? तो कौन सा कर रहे हैं, सेकंड वन। ये क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, मतलब कि टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? रेजिस्टेंस पहले ज्यादा था, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा है रेजिस्टेंस कम हो गया, ये है ना। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे इतना था, फिर टेम्परेचर बढ़ा है, देखो रेजिस्टेंस कम हो गया, और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस और कम हो गया। बहुत बढ़िया सर। इसमें ग्राफ कैसा आएगा? इसमें तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया है ना, स्ट्रेट ऐसे नहीं बनाया, मतलब स्ट्रेट बनाया पर इंक्लाइन थोड़ा सा बना दिया, बिकॉज थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा, बट इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है ना। या लॉइस के लिए कॉपी कर लो। सो बच्चों, नाउ द लास्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। सो सर तो हमें पता तो है, डेल्टा वी बाई आई। ये कहाँ से आया? ओम्स से आया, है ना। यहाँ ओम्स लॉ लिखूंगा बिकॉज इट केम फ्रॉम दी ओम्स लॉ। बहुत बढ़िया। बट हमने अभी देखा कि रेजिस्टेंस लेंथ से कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर एरिया से कैसे प्रोपोर्शनल है? 1/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी आपको पता है। तो अगर ये दोनों चीजें पता है तो कैन आई कंबाइंड? तो मैं बोलूंगा आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन कर लिया। अगर दोनों को कंबाइन किया, ये रिलेशन मिला। इक्वेशन कैसे मिलेगा? इक्वल्स लगाने से, और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट है रो। सॉरी ये क्या नया चीजें पढ़ा रहे, अरे एकदम प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस ये लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो आर की एक और फॉर्मूला है, एक्चुअली यही फॉर्मूला है आर की, ये तो ओम्स लॉ से आया। ठीक है, यहाँ से
क्या है, रो एल बाई ए, दैट इज रो एल बाई ए। ठीक है, चलो ठीक है, यहां पर ओम्स लॉ लिख भी सकता हूं, नहीं भी लिख सकता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एक्चुअली हम बोलेंगे आर क्या है, तो डेल्टा वी बाई आई। ठीक है, क्या बोलेंगे, डेल्टा वी बाई आई, डेल्टा वी बाई आई, पर आपने ये ओम्स लॉ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो रिलेशन आपको ओम्स लॉ वाला लग रहा होगा, पर ठीक है, यही डेफिनेशन है, यही ओम्स वाला है, तो आपको सेम लग रहा है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर क्या है, रो एल बाई ए। व्हाट इज आर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट इज रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ओम एल लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, जो भी है, हम कंडक्टर बोलते हैं पर वायर भी कंडक्टर ही है। इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट लिख रहा हूं, सिस्टम इंटरनेशनल ओम्स। ये क्या है, मीटर। फिर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई, मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज रो, तो रो इज ऑब्वियसली अ कांस्टेंट, राइट, ये क्या है हमारा, एक कांस्टेंट। तो रो क्या है, कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो हमने देख लिया। आर जैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर, बिल्कुल वैसे ही ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कंडक्टर के लिए इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, वैसे ही सेम जो हमने देखा। मटेरियल और टेम्परेचर, आपको मैथमेटिकली लग रहा होगा कि एल चेंज करने पे रो चेंज होगा, ए चेंज करने पे रो, नहीं भाई, सेम। जैसे कि हमने वो पढ़ा था, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो डेल्टा वी इज आई आर, आर डेल्टा वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, उसी तरह रो भी एल और ए पे डिपेंड नहीं करता। एक एग्जांपल भी दूंगा, पर ये खाली मटेरियल, ये बिल्कुल सर जैसे रेजिस्टेंस था, बिल्कुल कोर मटेरियल प्रॉपर्टी थी। तो देखा मैंने क्या बोला था, आर जब मैंने पढ़ा है डेल्टा वी इज आई आर, आर मटेरियल प्रॉपर्टी, वो खाली मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, और मटेरियल के एल और ए पे, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी। और ये तो सिर्फ उसके अंदर जो रो है वो तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि आर मटेरियल पे डिपेंड करता है, और भी चीजों पे डिपेंड करता है पर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आर में ऐसा क्या चीज है जो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो वो है रो। आर यू गेटिंग, आर इन तीनों पे डिपेंड करता है, पर जो उसके अंदर रो है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली आई कैन से आर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, पर रो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। Is this clear? That is a difference. I hope this part is very much clear. So rho is a constant जो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। आप लेंथ चेंज करो, एरिया चेंज करो, उस रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल, आपने एक कॉपर का वायर लिया, ठीक है, आपने कॉपर का वायर लिया जिसकी लेंथ है L, जिसका एरिया है A, ठीक है। आपने दूसरा कॉपर का वायर लिया जिसका लेंथ आपने कर लिया लेट्स से L/3 या लेट्स से L/2 कर लिया, नहीं 12/3 कर दिया लेट्स से, एरिया चेंज, लेंथ चेंज कर दिया, एरिया भी आपने हाफ कर दिया। अगर ये कॉपर मटेरियल सेम रखा आपने कॉपर, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी। कैसे, ऐसे। पर इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी लेट्स से ρ1, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी ρ2, वो बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल सेम। ये सेम नहीं होगा, नॉट सेम, ठीक है, बट ये सेम होगा। क्यों, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे। सर टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जैसे हमने बताया था वैसे ही, पर ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ρ1 क्या होगा, बिल्कुल ρ2। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज यू हैव चेंज द लेंथ और एरिया, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज द मटेरियल इज स्टिल द सेम। आई होप दिस वाज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस फैक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर मैंने पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आपको मैंने दे दिया है। आई होप आपको मजा आया। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो लेक्चर की स्पीच देने नहीं आया। कॉपी करो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। बच्चों 1 मिनट, एक छोटी सी चीज रह गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, ये चीज थोड़ी सी रह गई, तो मैं थोड़ा बता दूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बोला कि पूरा इरेज क्यों करूं। यहां देखो, यूनिट के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो R इज रो एल बाई, है ना, R इज रो एल अपॉन ए। तो रो चाहिए आपको, तो R ए ऊपर चला जाएगा, L नीचे है, एक्सक्यूज मी। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो,
रो की यूनिट क्या होती है, ओम इनटू मीटर। सिंबल में देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ओम मीटर, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो नोट कर लो। सो बच्चों यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आप पॉज करके बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज, तो करंट कितना, जैसे ही रीड करो लिख लो डेटा 2 एम्पियर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा वी 0.1 वोल्ट। देखो यूनिट से आइडेंटिफाई करते कि क्या दिया, एम्पियर तो करंट होगा, वी है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन, मान लेंगे ओमिक मटेरियल है तो डेल्टा वी क्या होगा, आई इंटू आर। आर क्या होगा, डेल्टा वी बाई आई। व्हाट इज डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1, आई कितना है 2। इसकी मैथ्स कैसे करें, पहले तो डेसिमल को फ्री कर दो, डेसिमल 0.1 क्या होता है 1/10 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ओके, एक काम करो 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड कर दो, नीचे 20 था, अब ये क्या बन गया 200। क्यों ऐसा किया, बिकॉज 2 से डिवाइड करो तो ये 100 बनेगा, ये 2 5 बनेगा, 5/100 क्या होता है 0.05, यूनिट क्या होती है ओम, दैट इज द आंसर, ठीक है। फिर जैसी मैथ्स आपको ठीक लगे, मैंने बहुत बेबी स्टेप्स किए, आपको जैसी मैथ्स ठीक लगे। सो बच्चों आपने क्वेश्चन रीड किया कि पोटेंशियल की वैल्यूज दी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट की वैल्यूज दी है, उस पर ग्राफ प्लॉट करना है और उसका रेजिस्टेंस मतलब स्लोप फाइंड करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने की आपको कोई जरूरत है नहीं, अगर ग्राफ पेपर है तो आप कर लेना, बाकी कोई मतलब है नहीं। यहाँ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इजीली समझा दूंगा। देखो यहाँ पर करंट होता है डेल्टा वी, फिर आप क्या करोगे यूनिट्स लोगे, देखो 0.05 तो यहाँ पर 0 रखोगे, फिर यहाँ 0.5, फिर 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। फिर वोल्टेज कहाँ से कहाँ स्टार्ट है 1.5 से, तो लेट्स आप 1, यहाँ 1.5, 2, 2.5, 3 एंड सो ऑन 7.5 तक जाओगे। फिर इस पे मैच करोगे, 0.5 पे क्या है 1.5, 0.5 पे 1.5, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। और आपको एक स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ मिलेगा। प्रैक्टिकली भी करोगे ना, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करोगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा बिकॉज थोड़े से एरर्स तो आएंगे हियर एंड देयर, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा दैट इज थीटा, दैट इज स्लोप, वो क्या होगा आपका रेजिस्टेंस, ये आपको पता है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। तो ये ग्राफ लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ग्राफ जरूरी नहीं कि ग्राफ से ही फाइंड कर सकते हैं, आपके पास वैल्यूज है आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तब कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, क्योंकि ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ना, तो हर पॉइंट पर स्लोप इज कांस्टेंट। तब कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, चाहे आप ये दोनों उठा लो, चाहे ये दोनों उठा लो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, या फिर ये दोनों, कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी ये दोनों उठा लो। बुक्स में जनरली फर्स्ट और लास्ट पॉइंट उठाते हैं, आप बीच में भी कोई भी पॉइंट उठा सकते हो, ठीक है। चलो हम कौन सा पॉइंट उठाए, कौन सा बताओ अभी, फर्स्ट टू, चलो नहीं फर्स्ट एंड लास्ट, चलो ठीक है ये ले लेते हैं। आप कोई भी ले लो, आंसर वही आएगा। तो लास्ट पॉइंट मतलब डेल्टा वी में चेंज मतलब कोई भी सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट, तो I2 जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट इज फाइनल V2 कितना है, ये वाला हमने ये पॉइंट लिया लास्ट, मतलब कि सेकंड पॉइंट हमने लास्ट पॉइंट लिया 7.5 माइनस V1 क्या लिया हमने फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 1.5। करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 0.5, इसका डिफरेंस कितना होगा 2.5 माइनस 2.0, यही आपका स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है y अपॉन x क्वांटिटी, y मतलब डेल्टा v, x अब क्या है i, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज अ स्लोप, ठीक है। अगर स्लोप फाइंड करना है, देखो स्लोप आपको पता है व्हाट इज स्लोप, tan थीटा, दैट इज r ओनली रेजिस्टेंस, वो क्या होता है y अपॉन x, y मतलब y2 माइनस 1, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज द आंसर। ये कांस्टेंट स्लोप है इसलिए, हाँ ये इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया, तो क्या होगा, हाँ 0.557766 और ये क्या है 2.5, सॉरी 0.5, अच्छा 0.5, सॉरी माय मिस्टेक 2, आंसर कितना है 3 ohms, ठीक है, दैट इज द आंसर। सो बच्चों दिस क्वेश्चन प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, प्लीज एक बार ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। देखो क्या है, मैं करूँ स्टार्ट, ठीक है मैं करता हूँ। इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना है 2.4 एम्पियर, ड्रॉ मतलब खींच रहा है, ड्रॉ मतलब ड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना है 120 वोल्ट, अब वी भी लिख सकते हो पर मैं डेल्टा वी की मेरी हैबिट है, ठीक है। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉज व्हेन द करंट व्हेन द वोल्टेज इज 240 वोल्ट्स, चलो इसको 1 बोल लेते हैं। अगर डेल्टा V2 कितना हो जाए, डबल हो जाए 240 वोल्ट्स, तो I2 कितना होगा नहीं पता, ठीक है। हमें पता है यार, अगर करंट वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ेगा और डायरेक्टली बढ़ता हो, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि ये क्या है ओमिक कंडक्टर, ठीक है। फिर भी आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। इस देखो कैसे कर सकते हो, फर्स्ट मेथड देखो, डेल्टा वी क्या होती है IR, करेक्ट,
तो डेल्टा V1 क्या होगा, I1 R1, ठीक है। डेल्टा V1 कितना 120, I1 कितना है 2.4, व्हाट इज R1 नहीं पता, R1 क्या होगा 120 अपॉन 2.4, ठीक है। थोड़ा डेसिमल को सॉल्व कर दो, 1 2 24 कर दो, मल्टीप्लाई 10 कर दिया ऊपर, एक्चुअली मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो 2.4 क्या बन गया 24। अब पता है 2 से डिवाइड करो, 2 12 जा, या तो 24 है ना, तो 12 से डिवाइड करो, 12 10 जा, 12 2 जा, ये होगा 2 5 जा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 ओम, ये मिल गया रेजिस्टेंस आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर रख दो, डेल्टा V2 क्या होगा I2 R2, पर R रिमेन सेम है ना, R इज कांस्टेंट बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल, आपने मटेरियल चेंज नहीं किया, आपने वोल्टेज चेंज किया, और आपको ये पता है कि R वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो R तो सेम रहेगा। देखो कॉन्सेप्ट की मजा, अरे कॉन्सेप्ट पता है तो भाई जादू है जादू। I2 R कितना है 50, ये मैथ्स ठीक थी ना हमारी, ये मैथ्स अपने आप भी कर लेना जो है आपको मैथ्स ठीक लगे, ठीक है। मुझे ये वाली मैथ्स ठीक लगी, मैंने ये कर दी, तो I2 क्या होगा 240 बाई 50, 0 0 कैंसिल, अच्छा 24 बाई 5, 5 4 जा 20 लेट्स से, और कितना था 45 8 जा 40, तो I2 क्या हुआ 4.8 एम्पियर, दैट इज द आंसर, ओके। या तो फिर अगर आपको R को लाना ही नहीं है, फाइंड ही नहीं करना है, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा V को आपने ट्वाइस कर दिया, 120 से 240 कर दिया, तो करंट 2.4 से क्या हो जाएगा डबल 4.8, एकदम वन स्टेप में। डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो कैन यू राइट डेल्टा V2 बाय डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू I2 बाय I1, ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स है। अगर A इज प्रोपोर्शनल टू B है तो A2 अपॉन A1 या A1 अपॉन A2 इज B2 अपॉन B1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देखो कैसे लिखेंगे, R कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर डेल्टा V2 कितना है 240, व्हाट इज डेल्टा V1 120, I2 कितना नहीं पता, I1 कितना है 2.4, 0 0 एंड 12 2 जा 24, I2 क्या होगा 2.4 इंटू 2 दैट इज 4.8 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा फाइंड कर सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉपर ऑफ अ लेंथ 2 मीटर, तो लेंथ कितना दिया बच्चों 2 मीटर, ओके। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन 1.7 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन 2 into 10 टू -12 ohms, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कॉपर। अरे यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, R इज रो L अपॉन A, तो रो क्या होगा RA अपॉन L, इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर, R की वैल्यू दी है, G दी है, A भी दिया है, L इसमें रख दो और आंसर लेके आ जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा, ये आप कर लो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लेना, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th, कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया है 0.5 mm में दिया है, अरे बाप रे, mm को मीटर में कैसे कर दो 0.5 into 10 to power -3 meters, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो गिवन 1.6 10 to power -8, यूनिट क्या है ओम मीटर, देखो सब ऐसा यूनिट में, इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया पहले से ही। क्वेश्चन ए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, अच्छा तो R अगर आपको 10 ओम चाहिए तो लेंथ कितनी हो, ठीक है, कैसे निकाले लेंथ, अच्छा अभी तुमने किया यार, R क्या होता है रो L अपॉन A, ठीक है, R इज रो L अपॉन है, एरिया नहीं दिया डायमीटर दिया, अच्छा डायमीटर दिया है मतलब कि सर्कुलर होगा, क्रॉस सेक्शन है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आंसर इज π/4 d स्क्वायर या πr स्क्वायर है ना, πr स्क्वायर लिखो या π/4 d स्क्वायर, दोनों एक ही यूनिट है, आई मीन दोनों एक ही फॉर्मूला है, πr स्क्वायर, यहाँ डायमीटर दिया है, ठीक है। तो π/4 डायमीटर कितना है 0.5 10 to power -3 होल स्क्वायर, प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथ्स आना चाहिए। क्या पूछा लेंथ पूछा, तो लेंथ क्या होगा RA बाई रो, क्या R की वैल्यू पता है आपको, जी हाँ पता है, A की वैल्यू A यहाँ से निकल जाएगा, रो की वैल्यू दी है तो L फाइंड कर सकते हो, तो बिल्कुल फाइंड कर लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना व्हाट इज द आंसर ऑफ लेंथ। थोड़ी मैथमेटिक्स है, प्लीज ट्राई कर लेना, ओके अपने हिसाब से। अगर नहीं आ रहा मैथमेटिक्स तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आंसर चेक कर सकते हो कि एक्चुअल आंसर क्या है, और फिर ट्राई करना। मैथ्स तो सीखनी ही पड़ेगी, नहीं आ रहा है तो मैथ्स के टीचर से मिलो कि सर ये सॉल्व कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चंस को, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, वरना मैं भी पढ़ा ही दूंगा कभी तो मैथ्स शायद नहीं, चलो ठीक है कॉपी करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इफ वी डबल द डायमीटर देन रेजिस्टेंस बिकम्स व्हाट, तो हमें R पता है रो L अपॉन A, तो सर डायमीटर कहाँ है, अरे एरिया में है ना डायमीटर, देखो रो L अपॉन एरिया, व्हाट इज एरिया π/4 d स्क्वायर, देखो ये कांस्टेंट है, हम ये चेंज नहीं कर रहे, π/4 तो वैल्यू है बेटा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो बचा कौन डायमीटर, तो R इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डी स्क्वायर, ओ हो, मतलब कि आर इज इनवर्सली, ये रिलेशन है, यहां से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाउ टू गेट एन इक्वेशन सर? कांस्टेंट डाल के, हाँ जी कांस्टेंट डाल के, या तो फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो अगर ऐसा हो ना, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b², तो हम ऐसा लिख सकते हैं a1/a2 या a2/a1 जो भी इज इक्वल्स टू 1/b1² अपॉन 1/b2²। पर b2 ऊपर चला जाएगा, b1 नीचे चला जाएगा, राइट? तो वी कैन राइट लाइक दिस, a1/a2, ये मैथ से सिंपल, b2² अपॉन b1²। अगर ये चीज लिख सकते तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो r1/r2 इज इक्वल्स टू d2² अपॉन d1²। ओके, r1 कितना है अपना 10 ओम, d1 कितना है, d बोल दो, सर नहीं दिया है डायमीटर, d बोल दो, d2 कितना हो गया, डबल कर दिया तो 2d बोल दो। अरे वैल्यू लिखना है फिर डबल ही तो करना है, तो इजीली हो जाएगा। r1 कितना है 10, r2 कितना है नहीं पता, d2 कितना है 2d का होल स्क्वायर, d1 कितना है d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर मतलब 4d² अपॉन d² कैंसिल हो गया। r2 कितना होगा 10/4, दैट इज हाउ मच 2.5 ओम। इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, आपको खुद को पता है जब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम होगा, आपको पता ही है वो कि एरिया बढ़ाओगे और चार्ज ज्यादा फ्लो होंगे, वो भी पता है। एरिया बढ़ा दिया, पर यहाँ एरिया नहीं बोला, डायमीटर, डायमीटर बढ़ाया आपने तो एरिया भी तो बढ़ ही जाएगा ना, डायमीटर इतना डबल कर दिया तो एरिया भी ज्यादा हो गया, ज्यादा एरिया हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना कम होगा 1/4। ऐसा क्यों? देखो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट वी नो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, बिकॉज एरिया इज पाई/4 d² या रेडियस भी हो तो r²। तो हमें पता है कि अगर एरिया d² से प्रोपोर्शनल तो r कैसे प्रोपोर्शनल होगा 1/d²। दैट इज द रिलेशन। और इक्वेशन कैसे बनाना होता है मैंने आपको पढ़ा दिया, चलो नोट कर लो। सो बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ऑल राइट, देखो क्या किया, एक वायर लिया आपने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। चलो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो मान लिया l, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, तो हमने बोला a। अब हमने क्या किया, डबल कर दिया, मतलब उसको पलटी कर दिया, एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एक वायर के ऊपर एक नहीं, इसी वायर को फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट लगेगा फोल्डिंग का। तो बेसिकली आपने फोल्ड किया, फोल्ड किया तो क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ हो गया, ठीक है ऑलमोस्ट, यहाँ लग दे, चलो यहाँ तक, ये हाफ हो गया लेंथ। और नीचे कौन सा दूसरा वायर आ गया, दूसरा मतलब इसका जो फोल्डिंग, समझ गया ना, फोल्ड कर दिया वायर के ऊपर वायर, ये वायर था, ये वायर, इसको फोल्ड कर दिया। तो अब मुझे बताओ लेंथ कितनी हो गई, हाफ l/2 ऑफ द वायर, है ना। अब चार्ज देखो, चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर चार्ज कैसे फ्लो होंगे ऐसे, उसके लिए जो एरिया था ये वाला था चार्ज के लिए फ्लो होने के लिए। अब देखो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, कितना था एरिया a, अब कितना हो गया एरिया a+a, टोटल एरिया कितना हो गया 2a, है ना। एरिया भी डबल हो गया, लेंथ कितनी हो गई हाफ, लेंथ हाफ एरिया डबल, मतलब कि चार्ज के मजे ही मजे है, मजे ही मजे। देखो यहाँ लेंथ ज्यादा थी, चार्ज को दिक्कत ज्यादा थी, एरिया भी a था, एरिया डबल हो गया, लेंथ भी हाफ, मजे ही मजे, रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। तो लेट्स से रेजिस्टेंस यहाँ पर था R1, यहाँ पर था R2। क्वेश्चन क्या है, इफ 6 ओम रेजिस्टेंस, अच्छा R1 दिया है 6 ओम, तो यहाँ पर कितना होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, तो हमें पता है, देखो R इज रो L अपॉन A, बट खाली रो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, क्यों, मटेरियल सेम है। यहाँ पर जो मटेरियल, लेट्स से मटेरियल जो भी है M, यहाँ मटेरियल भी M ही रहा, बिकॉज मटेरियल इज कांस्टेंट। तो R रो पे डिपेंड नहीं करेगा अभी, बिकॉज रो से चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर मटेरियल दोनों जगह सेम रखा है। तो R किस पे डिपेंड करेगा, L और A पे, ठीक है। तो कहना है राइट, R2 अपॉन R1 क्या होगा, R2 मतलब रो2 L2 अपॉन A2, रो L अपॉन A अपॉन रो1 L1 अपॉन A1, इट इज लाइक A अपॉन B होल डिवाइड बाय C अपॉन D। तो रो2 L2 तो ऊपर ही रहेगा, A2 नीचे चला जाएगा, ये तो नीचे ही था, रो1 L1 A1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इट इज लाइक दिस, देखो ये कंफ्यूजन मत होना, ये मैथमेटिक्स समझ लेना, A डिवाइड बाय B होल डिवाइड बाय C बाय D। तो क्या होगा, A ऊपर रहेगा, B नीचे चला जाएगा, B इंटू C, D कहा जाएगा ऊपर, यही चीज मैंने करी है, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, रो2 और रो1 बिकॉज सेम मटेरियल, ठीक है। L2 कितना हो गया, ये 1 है ना, ये 1 केस, ये 2 केस, L2 कितना हो गया, तो L/2 हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा एरिया 1, अच्छा एरिया 1 है, एरिया 1 कितना है A डिवाइड बाय A2 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A, L1 कितना है L, L से L चला गया, A से A चला गया,
2 नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा 1/4। ठीक है, सो R2 अपॉन R1 क्या हो गया 1/4। देखो यहां सॉल्व कर रहा हूं, यहां जगह तो R2 अपॉन R1 इज 1/4। तो R2 कितना होगा R1/4। व्हाट इज R1 कितना दिया 6, 6/4। 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज 3/2। 3/2 को कैसे लिख सकते 1.5 ओम। ऑब्वियसली ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, 6 ओम था अब 1.5, बिकॉज आपने लेंथ भी रिड्यूस कर दी, एरिया भी डबल कर दिया। मजा ही मजा है। कॉपी दिस। सो बच्चों लेट्स गो फॉर द लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूमेरिकल ओनली। बट कुछ न्यूमेरिकल ऐसे टाइप के भी आ सकते हैं। देखो कि यहां पर एक वायर लिया है ना, ये वायर लिया जिसकी लेंथ है L, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि ऐसा मत बताओ, ऐसा ये एरिया है A एग्जांपल, और लेट्स से ये वायर को आपने स्ट्रेच कर लिया। क्या कर लिया स्ट्रेच कर लिया, या फिर आपने वायर को कॉम्प्रेस कर लिया। कॉम्प्रेस मतलब कि क्या होगा, स्ट्रेच करने पे क्या होगा लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, पतला होगा लंबा होगा। ठीक है, कॉम्प्रेशन में क्या होगा लेंथ डिक्रीज होगी और एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज। ये आपको भी पता है, कॉम्प्रेस कर दो तो लेंथ छोटी और एरिया मोटा, मोटा छोटा पतला लंबा। ठीक है, इतना सिंपल सी बात है। और दोनों ही केसेस में आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ द वायर है, वॉल्यूम कांस्टेंट, मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इन दिस केस लेट्स स्ट्रेच किया या लंबा किया, जो भी किया, ठीक है, लेट्स यहाँ लंबा किया, कॉम्प्रेस किया, शायद पतला लंबा कर दिया तो मोटा छोटा कर दिया, समझ गए ना आप। इस केस में वो पूछेगा लेट्स से मेरा रेजिस्टेंस है R, तो ये मेरा जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या चेंज आएगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि मटेरियल अगर सेम रह रहा, मटेरियल इज सेम है ना, यहाँ पर जो मटेरियल है M, तो मटेरियल यहाँ पर भी M रहता है, स्ट्रेचिंग में भी या कॉम्प्रेशन में भी, तो जो रो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो R एक्चुअली डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ और एरिया पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर लेंथ चेंज होती है, एरिया चेंज होता है, तो मटेरियल R कैसे डिपेंड करता है L/A। तो एक सिंपल सा फंडा दे देता हूं, वो आपको देंगे कि लेट्स से शायद ऐसा देंगे कि यहां पर इनिशियल लेंथ, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इनिशियल लेंथ कितनी थी L, ठीक है L1, हम ये 1 ले लेते हैं, और सामने लेट्स इसको स्ट्रेच कर दिया, एग्जांपल इसको क्या कर दिया स्ट्रेच कर दिया, लेंथ L और आपने स्ट्रेच किया 2L तक। इनिशियल जो एरिया था वो A था, इसके एरिया के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है, इसके एरिया के बारे में कुछ, अगर कभी कभी बोल भी देते कि एरिया हाफ हो गया तो अच्छी बात है, अगर एरिया की बात भी नहीं करी है तो इसका एरिया कैसे निकाले, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसका रेजिस्टेंस था R, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एरिया के बारे में बात भी नहीं करी लोगों ने। तो एरिया निकाल कैसे सकते हैं, ये एरिया जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या रहा कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहा वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, है ना, एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ, तो वॉल्यूम बन गया। देखो ना, ये वॉल्यूम फाइंड करना है, इसके अंदर पानी कितना जाएगा एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, दैट इज द वॉल्यूम। ओके, सो A1 L1 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल वायर विदाउट स्ट्रेचिंग इज इक्वल्स टू A2 L2 जब स्ट्रेच कर दिया। एरिया 1 कितना था A, लेंथ कितना था L, एरिया 2 नहीं पता, नहीं दिया, L2 कितना कर दिया डबल कर दिया, L से L चला गया, A2 कितना हुआ A/2 हो गया। तो ऐसा आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये तो सिंपल था ना, लेंथ डबल कर दिया, हाँ सिंपल है, ठीक है मानता हूं, पर आप ऐसे निकालो, कॉन्सेप्ट दे रहे हो, शायद L2L की जगह कुछ और बोल दे, ठीक है, तो फिर कैसे निकालोगे, इस तरह से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा हाफ। अब आपको जब लेंथ और एरिया पता चल गया तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस दिस क्विकली, है ना। तो रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा मेथड है, R2 भाई सर R1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 इज नथिंग बट L2 अपॉन A2। सर रो कहाँ गया, रो इज कांस्टेंट, छोड़ो ना, L1 अपॉन A1, फिर आप L2 A2 क्या है वो सब लिख दोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो बड़ा सा सिंपल सी बात थी, आप इसको नोट कर सकते हो। उसके लिए एक ट्रिक भी है जो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक कन्वेंशनल आप सॉल्व कर दो वो बहुत इनफ है। तो बच्चों यहाँ पर हम एंड करते हैं ये हमारा प्यारा सा लेक्चर, जहाँ पर हमने इतनी डिटेल में शांति से रिपीट कर करके कंसेप्चुअली पूरा हमने लेक्चर्स देखा, ओम्स लॉ समझा, रेजिस्टेंस समझा, उसके फैक्टर्स को समझे, उसकी फॉर्मूला को समझा, यूनिट पता चली, और इतने सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर हम खत्म करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आएगा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, कि हम किस तरह से कंबाइन करते हैं, सीरीज या पैरेलल। मैंने कुछ बातें करी थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है,
गैल्वेनोमीटर या एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। क्यों और सीरीज का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या, एकदम डिटेल से एकदम अच्छे न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप ये नोट्स को बना दीजिए, अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए और मजे करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।